नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सब अब देखना शुरू कर चुके हैं दमदार उत्तराखंड की खबरें एक्सप्रेस अंदाज में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बागेश्वर की खबर, जहां पर खड़िया खनन पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करने के बाद हटा दिया है और हाईकोर्ट के द्वारा 17 फरवरी 2025 को खनन पर लगाई गई रोक को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बागेश्वर जिले के सभी 29 खड़िया खदानों में फिर से अब खनन हो सकेगा। खड़िया खनन एनवायरमेंट क्लियरेंस के मुताबिक मशीनों का भी इस्तेमाल हो सकेगा। तो लंबित मामला कोर्ट का, जिस पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। शैलेंद्र नेगी से लेंगे और जानकारी। शैलेंद्र, ये बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। राज्य सरकार की विशेष अपील पर यह सुनवाई हुई थी। कोर्ट में किस तरह से चर्चा की गई है और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु कोर्ट ने अपने आदेश में बताए हैं, विस्तृत जानकारी दें। देखिए, 17 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद इन जो 29 की 29 खड़िया खदानें थी उन पर रोक लगा दी थी और बाकायदा इस पे कोर्ट कमिश्नर्स ने एक कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे, उन्होंने उसकी जांच की थी और जिसके बाद उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी। लेकिन तब से लगातार कई सारी सुनवाइयां हुई, लेकिन ये जो खड़िया खनन पर रोक है ये नहीं खुल पाई है, जिसमें राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, जो खदानों के मालिक थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन ये रोक जारी रही। लेकिन जब ये रोक लंबी हुई और इस समय जब खड़िया खनन का पूरा सेशन शुरू होने वाला है, इस सेशन में बरसात खत्म होने के बाद जो है ये खड़िया खनन का काम शुरू होता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अपील जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की गई और राज्य सरकार ने यही दलील दी कि भाई जो भी काम हो रहा है, यानी जो 29 की 29 खड़िया खदानें हैं उनमें नियमों के मुताबिक खदान हो रहा है, तो ऐसे में अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे बहुत जबरदस्त जो है आर्थिक लॉस जो है वो हो रहा है। उसके अलावा रोजगार का भी बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले को बहुत बार सुन चुका है और इस मामले में अभी तक उसने कोई इस पर रोक नहीं हटाई है, तो ऐसे में हम इसको बहुत लंबा रोक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे रोजगार का भी नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ जो है आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है उस स्टेट को हो रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि एक तो हाईकोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करे, यानी जो सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है उसको तुरंत करे, और उसके अलावा जो खड़िया खदान है उनको फिलहाल खोला जा सकता है, लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस के मुताबिक जो नियम है उसके मुताबिक जो है खड़िया खनन बागेश्वर में हो सकता है। तो एक बड़ी राहत है, क्योंकि खनन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा कारोबार है। शैलेंद्र नेगी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और आइए बढ़ते हैं आगे। पिथौरागढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर रक्षा सचिव आरके सिंह ने पिथौरागढ़ का दौरा किया है। रक्षा सचिव आरके सिंह ने यहां पर बॉर्डर इलाकों का दौरा किया है और नाभिडांग से सेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान बीआरओ के चीफ इंजीनियर से भी बातचीत की गई है। न्यूज़ 18 पर इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के अफसरों को सख्त संदेश दिया है और साफ साफ कहा है कि ग्राउंड पर जाकर विकास कार्यों को देखें, जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें। सीएम धामी ने जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, दिल्ली के दौरे पर रहते हुए। मीटिंग में सीएम धामी ने विकास की योजनाओं का अपडेट लिया। सीएम धामी ने कहा है कि सभी कामों को डेडलाइन के साथ पूरा करें। जिन कामों में लापरवाही बरती जाएगी वहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि जनता की समस्याओं को सबसे ऊपर रखें, लोगों के बीच जाकर लोगों की परेशानियों को सुनें और उनका समाधान करें। खबर देहरादून से अगली, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को दिया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 के कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। उनके बेटे राकेश मटियानी को ये पुरस्कार सौंपा गया। देहरादून में सीएम हाउस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये सम्मान मटियानी जी के हिंदी साहित्य, खासतौर पर कहानी विद्या में कई अमूल्य योगदान और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने के लिए दिया गया है। दो 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही उत्तराखंड की सियासत गरमाने लगी है।
कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ऐसा बयान दिया है और ऐसा दावा किया है जिसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उनका कहना है कि बीजेपी में बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या वाकई में ऐसा होगा? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी का पारा चढ़ने लगा है। नवनियुक्त कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ये कहकर हलचल पैदा कर दी है कि बीजेपी में आने वाले दिनों में तूफान आएगा। हरक का दावा है कि बीजेपी के अंदर नाराजगी बढ़ रही है और कई नेता मौके की तलाश में हैं, जो उनके एक इशारे पर कांग्रेस में आने को तैयार हैं। लेकिन महेंद्र भाई, केवल हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा, आने वाला भूचाल आएगा। इसमें भाजपा की पूरी भाजपा जो है गढ़ समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड से। अभी देखना आप हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो भाजपा में, और सब इंतजार कर रहे थे कि रावत जी जिस दिन आपका आदेश होगा उस दिन हम सब कांग्रेस में आ जाएंगे। हरक सिंह के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हरक सिंह को नया दायित्व मिला है, इसीलिए वो ऐसे दावे कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने ये भी तंज कसा है कि उनकी खुद की बहू बीजेपी में नेता हैं, ऐसे में वे किसे कांग्रेस में लाना चाहते हैं। भी पता नहीं हरक सिंह जी को कि हरक सिंह जी कहाँ रहने वाले हैं चुनाव में। तो इस तरह का के व्यक्तित्व का जो स्वामी होता है वो उनकी बातों का कोई वजन नहीं रहता। और उनकी तो परिवार से ही एक हमारी पार्टी की प्रमुख नेत्री है ना। तो किसको ले जाना चाहते हैं, किस पे उनकी नज़र है, ये तो हरक सिंह जी बता पाएंगे। हरक सिंह का दावा और बीजेपी का पलटवार दोनों ने मिलकर उत्तराखंड के सियासी मिजाज को गर्मा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में बीजेपी में भूचाल आने वाला है या फिर ये कांग्रेस की रणनीतिक बयानबाजी का हिस्सा भर है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी से खबर, जहां पर रविवार रात गौकशी के कथित मामले के बाद अचानक से बवाल हो गया और शहर के उजाला नगर में मंदिर के पास एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिला। गौरक्षा से जुड़े हुए लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। उपद्रवियों ने एक रेस्टोरेंट के साथ ही कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर डाली। काफी देर तक हंगामा होता रहा, रोड जाम कर दी। उपद्रवियों की पुलिस से भी झड़प हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। तो वहीं अभी तक जांच में पता लगा है कि एक कुत्ता गौवंश का सिर लेकर आया था। कल देर शाम की घटना है, जिसके संबंध में इसमें 2 अभियोग हमने पंजीकृत किए हैं। एक अभियोग जो है गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और एक BNS और बलवे इत्यादि की धाराओं में है। दोनों ही अभियोगों में विवेचना जो है वो की जा रही है और इसमें CCTV फुटेज और सर्वेलेंस और बाकी जो गवाह जो चश्मदीद है उनके बयानों के आधार पर इसमें हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। देहरादून में VIP कल्चर का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। पूर्व बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। आरोप है कि उन्होंने बीच सड़क पर गुंडागर्दी करते हुए पूर्व मुख्य सचिव S रामास्वामी के बेटे को बुरी तरह से पीट डाला और ये पूरी घटना CCTV में भी रिकॉर्ड है। ये पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून के राजपुर थाना इलाके में ये घटना हुई। पूर्व मुख्य सचिव S रामास्वामी के बेटे R यशोवर्धन अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही लैंड क्रूजर ने हूटर बजाया और जगह नहीं थी तो पास नहीं दिया, लेकिन जगह मिलने पर पास दे भी दिया गया। लेकिन आगे जाकर लैंड क्रूजर अचानक रुक गई और उसके पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई। बोलेरो गाड़ी से पुलिसकर्मी निकले और लैंड क्रूजर से उतरे चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह। आरोप है कि दिव्य प्रताप ने यशोवर्धन पर बंदूक तान दी और फिर कार से बाहर खींचकर सड़क पर गिराया और डंडों, लात, घूंसों से बुरी तरह से पीटा। इस दौरान पीड़ित बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, कहता रहा कि भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, लेकिन गुंडागर्दी रुकी नहीं।
हैरानी की बात ये थी कि मौके पर चैंपियन के बेटे का गनर और एक महिला भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी चैंपियन के बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की। राजपुर थाने में अटेम्प्ट टू मर्डर सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी के साथ मौजूद हरिद्वार पुलिस का गनर राजेश सिंह सस्पेंड कर दिया गया है। बोलेरो सीज कर ली है और लैंड क्रूजर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और एक इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया, तो इसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस परिवार ने सरेआम गुंडागर्दी दिखाई हो। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पहले भी कई विवादों में रहे हैं, कभी पत्रकार से मारपीट तो कभी बस ड्राइवर पर बंदूक तानने का आरोप, और अब चैंपियन का बेटा भी उसी राह पर चलता दिख रहा है। अक्सर विवादों से नाता रखने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस समय सुर्खियां बटोर रहा है उनका बेटा दिव्य प्रताप, जिसने ओवरटेक जैसी एक मामूली घटना पे पूर्व मुख्य सचिव के बेटे और उनके ड्राइवर को ही धुन दिया। मामले में अब पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस पे कार्रवाई की बात भी कर रही है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और आइए बढ़े आगे और आपको बताएं कि पूर्व बीजेपी के विधायक प्रणव सिंह के बेटे दिव्य प्रताप की इस गुंडागर्दी पर कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से जुड़े लोग ही कानून व्यवस्था को सरेआम तोड़ रहे हैं। पुलिस पर भी भरोसा कैसे किया जाए, कांग्रेस का कहना है। बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त करने वालों में सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, सत्ताधारी दल के लोग, दायित्वधारी विधायकों के पुत्र, सांसदों के पुत्र, यहाँ पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और उसमें इनकी संलिप्तता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में देखो आप, अधिकतर मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, दायित्वधारी इन्वॉल्व हैं, पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार से अगर जिन लोगों के हाथ में प्रदेश की सत्ता है वही लोगों की इस प्रकार से मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी उनके खिलाफ करेंगे, तो कैसे प्रदेश चलेगा और कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी। उधर कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद संगठन को एक नए सिरे से खड़ा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाध्यक्षों के साथ पहली बड़ी रणनीतिक बैठक में 2027 की जंग का संकेत साफ दिख रहा है और साफ दे दिया गया है कि पार्टी इसे अपनी मजबूत वापसी की शुरुआत बता रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार लेते ही जिलों से सीधा फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक कमियां, बूथ स्तर की तैयारी और ब्लॉक टीमों की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। हर जिले में ब्लॉक कमेटियों का पुनर्गठन भी बड़ी मांग के रूप में सामने आया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का कहना है कि अब फैसला चुनावी जरूरतों को देखकर ही होंगे। रूप से आज एक परिचय मीटिंग थी और आने वाले समय में जो अभी हमारे सामने इलेक्शन है उसको लेकर बात की गई और उसमें बात करी गई सभी जिलाध्यक्षों के साथ कि कैसे कैसे जिलों में अब जिलों की कमेटियां बननी है। और निश्चित रूप से आश्वासन दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जो भी जिलाध्यक्ष जिलों में चाहे काम की बात हो चाहे मीटिंगों की बात हो, सभी बड़े नेता पूरा सहयोग और साथ देंगे। मीटिंग में 2027 चुनाव की रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई। ग्राउंड रिपोर्ट, स्थानीय मुद्दे और संगठन की कमजोर कड़ियों की जानकारी सीधे अध्यक्ष तक पहुंचाई गई। पार्टी चाहती है कि दिसंबर तक जिला और ब्लॉक स्तर की सभी कमेटियां फाइनल हो जाएं। सोशल मीडिया सेल और चुनाव प्रबंधन टीम को भी नई भूमिका के साथ सक्रिय करने की तैयारी है। वहीं अध्यक्ष ने साफ किया कि सभी मतभेदों को बातचीत से दूर किया जाएगा। पार्टी इसे अंदरूनी एकजुटता और नए नेतृत्व की पहली अग्नि परीक्षा मान रही है। जिलों में ब्लॉकों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित बातें सांगठनिक तौर पर उनका डिलिमिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसे बहुत से जिलाध्यक्षों की मांग है। तो उस दिशा में हमने संज्ञान लिया। सब हमारे साथ, हमारे सह प्रभारी वहाँ पर मौजूद थे।
कांग्रेस अब अपनी नई टीम को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अध्यक्ष गणेश गोदियाल की पहली बड़ी बैठक 2027 की चुनावी यात्रा का शुरुआती मास्टर प्लान माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बदले हुए संगठनात्मक ढांचे से कांग्रेस प्रदेश में कितना राजनीतिक दम दिखा पाती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उधर राजधानी देहरादून से खबर है, जहां पर परेड ग्राउंड के पास में उपनल कर्मी पिछले कई दिनों से नियमितीकरण के कारण यहां पर अपनी मांग पर अड़े हैं। नियमितीकरण की मांग इन कर्मचारियों की, जिसके लिए ये देखिए प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है। अब इसी प्रदर्शन के बीच में एक कर्मी की दुखद मौत के बाद आंदोलन स्थल पर हवन यज्ञ किया गया। कर्मियों का कहना है कि लगातार मिल रहे आश्वासनों के बावजूद उनकी समस्याओं को समाधान नहीं मिल रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन जमीनी कार्रवाई अभी भी दूर है। कि हमारे बीच में एक उपनल कर्मी नीलम डोभाल जो कि हमारे बीच में नहीं रही, कल ही उनकी जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ है। आज उनके लिए यहाँ पर जो यज्ञ का एक आयोजन रखा गया है। सरकार भारत चीन सीमा क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। उत्तरकाशी जिले में बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछ चुका है और अब चौड़ीकरण के साथ साथ बॉर्डर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले में भारत चीन सीमा पर सड़कों का जाल बिछ चुका है। अब भैरव घाटी से नागा और पीडीए तक सड़कों के चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है। इसके अलावा 7 बड़े पुल भी बनकर तैयार हो चुके हैं और 3 पर काम जारी है। वहीं नेलांग और जादुंग में बॉर्डर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं। भारत लगातार भारत चीन सीमा पर अपनी जो सड़कों का विस्तार है, चौड़ीकरण चाहे अन्य कार्य हो, लगातार करने में जुटा हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो चौकियां हैं वहां तक सड़कें पहुंच चुकी है और सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। जो पुल है उनको भी युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है और कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत ने अपना एयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है, उसके अलावा भारत की जो आर्मी है लगातार जो सड़कों का जिस तरह से कार्य जाल बॉर्डर क्षेत्र में बिछाया गया है, उससे आर्मी को भी मजबूती मिली है। जो एक जादुंगा विलेज का रोड है उसको हम रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जितने टेम्परेरी ब्रिजेस थे उनको परमानेंट ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि इस क्षेत्र में टूरिज्म का बहुआयामी विकास हो। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने बॉर्डर पर काम तेजी से किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये रफ्तार और बढ़ी है। इससे सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। आज की जो हमारी जो बॉर्डरों तक रोडें पहुंची हैं और जो हमारा यातायात बिल्कुल सुदृढ़ हुआ है, उसके लिहाज से हम दुश्मन देश के लिए हमारा जो भी सैन्य कार्रवाई है उसके लिए बिल्कुल हम तत्पर हैं और कोई भी डिले होने की कोई अब हमारी सीमाओं पर कोई कंडीशनें नहीं बाकी रह गई है। आज हम अपने आप में एक सुदृढ़ भारत है और हमारा बॉर्डर अपने आप में बहुत सुरक्षित बॉर्डर हो चुके हैं। भारत अब बॉर्डर पर मजबूत स्थिति में है। अगर कभी युद्ध के हालात बने तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। रसद और सैनिकों को कम समय में सीमा तक पहुंचाना अब आसान हो गया है। कि जो मोदी सरकार है लगातार युद्ध स्तर पर बॉर्डर के विस्तारीकरण का काम कर रही है और सेनाओं में उत्साह देखा जाता है। बलबीर परमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। बढ़ते आगे हरिद्वार की खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना परमिशन सेकेंड हैंड कारों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों पर एआरटीओ ने शिकंजा कसा है। सोमवार को एआरटीओ ने टीम के साथ कई सेकेंड हैंड कार शोरूमों पर छापेमारी की है। हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे कई सेकेंड हैंड कार शोरूम मालिक कोई परमिशन नहीं दिखा सके हैं। इन डीलरों के द्वारा बिना परमिशन धड़ल्ले से कारों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। अब इसके बाद एआरटीओ ने ऐसे 4 शोरूमों को बंद करा दिया है। इतना ही नहीं, इन शोरूमों में मौजूद 100 से ज्यादा कारों को भी ब्लैकलिस्ट कराया गया है।
उसी के क्रम में आज लगभग 5 ऐसे डीलर्स का निरीक्षण किया गया। उनमें से सिर्फ एक के पास ही लाइसेंस पाया गया। बाकी जो 4 डीलर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके परिसर में खड़ी जितनी भी वाहन थे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनको नोटिस दिया जाएगा, और जब तक वो ये लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लेते तब तक वो सेल परचेज का कार्य नहीं कर पाएंगे। चमोली से खबर है जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह शाम की ठंड यहां पर लोगों को परेशान कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पानी था वहां पानी जम चुका है। माइनस में तापमान है, जगह जगह पर पानी जमने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बद्रीनाथ धाम में तो लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर पारा -15 जा पहुंचा है।